Let's quickly cut across to ICMR briefing a health bulletin right this minute. किया है टेस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए पूरे भारत में, और अगर आप देखेंगे तो अब हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में मौजूद हैं। आज कल की तारीख में हमारी 681 लैब्स अप्रूव थी, फंक्शनल थी, जिसमें से गवर्नमेंट सेक्टर में 476 लैब्स काम कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में 205 लैब्स काम कर रही हैं। और हमारी जो टेस्टिंग एंड ऑफ मार्च में जो हमारी 20 to 25,000 सैंपल्स पर डे थी, आज हम लोग का जो टेस्टिंग नंबर है वो 1,20,000 ऑन एन एवरेज वी आर टेस्टिंग एवरी डे। और टेस्टिंग कैपेसिटी को रैंप अप करने के लिए हम लोगों ने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। ट्रूनेट का जो प्लेटफॉर्म है जो टीबी टेस्टिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल लैब्स में भी यूज़ होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी यूज़ होता है, हम लोगों ने उसके स्क्रीनिंग टेस्ट को पहले वैलिडेट किया और उसको शुरू किया, और उसके बाद अब हमने उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट को भी वैलिडेट किया है। तो ट्रूनेट अपने आप में एक कन्फर्मेटरी प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में कोविड टेस्टिंग के लिए। एंड सिंस इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे भी है, इसलिए टेस्टिंग की जो आउटरीच है वो बढ़ गई है। और इस प्लेटफॉर्म का ये भी एडवांटेज है कि इसमें जो स्पेशलाइज्ड बायोसेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी नहीं है, क्योंकि उसका बफर ऐसा होता है कि उसमें वायरस मर जाता है, तो उसकी हैंडलिंग कंसर्न्स बहुत कम है। फिर जीन एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म को भी हम लोगों ने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है, बिकॉज इसकी भी अवेलेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और इससे भी टेस्टिंग की आउटरीच बढ़ती है। और ट्रूनेट की बहुत सारी नई मशीन्स ऑर्डर हुई हैं। हम लोगों ने अभी काफ़ी सारे इंडिजिनस आरएनए एक्सट्रैक्शन किट मैन्युफैक्चरर्स, वीटीएम मैन्युफैक्चरर्स, सबकी बहुत हैंड होल्डिंग करी है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की हेल्प से। और आज की तारीख में हमारे जो इंडियन टेस्टिंग किट्स हैं, इंडियन आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स हैं, वो काफ़ी अवेलेबल हैं। 11 से 12 इंडियन वेंडर्स हैं जिनकी आरटीपीसीआर किट्स हम आज यूज़ कर रहे हैं। आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स का भी फिगर बढ़ता चला जा रहा है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं। तो हमने जो शुरू में ग्लोबल क्राइसिस का फेस हम लोगों ने फेस किया था, जब कोई भी टेस्टिंग किट्स हमें नहीं मिल रही थी आसानी से, आज वी आर इन अ मच मोर कंफर्टेबल स्टेज बिकॉज ऑफ बहुत सारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर सामने आए हैं, हैंड होल्ड करा है उनको, और अब हमारी सिचुएशन बहुत ईज आउट हो गई है इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश का रिकवरी रेट कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है। कल की तारीख में भी देखें तो 3,708 पीपल दे हैव गॉट रिकवर्ड, और उसके साथ ही देखें कि टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है। और इस रिकवरी रेट में स्टडी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ। 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। इस विषय में मैं एक और मुख्य विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए एक बार ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारा देश 7वें नंबर पर है। यहाँ यह सोचना, यह एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि यह एनालिसिस एक डाउटफुल, एक रॉन्ग कंपैरिजन प्रस्तुत करता है। जब भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए, वह कंपैरिजन प्राइमरली हमारे देश की आबादी की तुलना में होना चाहिए। और उसके बारे में हम इससे पहले भी कई बार चर्चा करते रहे हैं कि हम बाकी देशों में जिनकी आबादी अगर हमारे देश के अनुपात में उसको बराबर माना जाए, तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि हमारा देश ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज उसमें काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी हम लोगों ने नोट की है। अगर हम आज का भी डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेस आए हैं और 55.2 टाइम्स
अधिक डेथ भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। तो यह हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम देखें कि कंटिन्यूस एफर्ट जो फील्ड पर रहे हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, या हम कैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें और साथ में जो केस पॉजिटिव आए उसको हम क्लिनिकली कैसे तरीके से मैनेज करें, उन एफर्ट्स के तहत हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 अप्रैल में अगर देश का केस फैटेलिटी रेट करीब 3.3% था, वह घटा 3.25% हुआ, घटते घटते 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है। इसी कंपैरिजन को अगर हम फैटेलिटी रेट को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का फैटेलिटी रेट इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बारे में जैसे कि मैं ग्राफ में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अगर दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो फैटेलिटी रेट जो पॉजिटिव केसेस आए हैं पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में फैटेलिटी रेट 6.13% है तो वह हमारे देश में एज लो एज 2.82% है। और ऐसे भी देश हैं जहां पर कि 19.4%, 16.2%, 14.3%, इस अधिक अनुपात में भी फैटेलिटी रेट कुछ देशों में नोटिस किया गया है। इसके लिए आई वुड अगेन लाइक टू रिटरेट कि जो हमारा एफर्ट्स रहा है कि हम कैसे टाइमली केस को आइडेंटिफाई करें और उसको क्लिनिकली मैनेजमेंट पर उसका फोकस दें, उसके तहत हमें यह फायदा दिखाई दे रहा है। और साथ ही इसी फैटेलिटी को अगर हम केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह हमारा केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन इज ऑल्सो अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि पूरी दुनिया में केस फैटेलिटी पर लैख पॉपुलेशन करीब 4.9 के बराबर है, इंडिया में वह 0.41% है। और जैसे कि इस ग्राफ के द्वारा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि ऐसे भी देश है जहां पर 31.4, 34.6, 42 और एज हाई एज 82 लाख केसेस पर लाख पॉपुलेशन केस फैटेलिटी भी नोटिस किया गया है। आज एक और मुख्य विषय हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम देखें, हम अपना जो हमारे यहाँ डेथ रिपोर्ट हुई है उसको एज प्रोफाइल से एनालिसिस करें तो पाते हैं कि जहां हमारा 60 to 74 ईयर्स का जो एज ग्रुप है पॉपुलेशन का, वह अगर 8% है तो उन पर्टिकुलर केसेस में जो कंफर्म पाए गए वहां पर 38% डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से अबव 75 ईयर्स का जो हमारा एज ग्रुप है वहां पर 12% जो है डेथ रेट उसको नोट किया गया है जो पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो हम पाते हैं कि हमारी 10% पॉपुलेशन हैज अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ द कोविड लिंक्ड डेथ्स। और इससे हमारे सामने एक और दूसरी एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि साथ ही कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इस टाइप के केसेस में 73% जो कंफर्म केसेस है उनमें डेथ उनको विद कोमॉर्बिडिटीज पाया गया है। तो इन दोनों अगर हम अंशों को देखें तो हम पाते हैं कि आज पीपल हु आर एट हाई रिस्क आर प्राइमरली एल्डरली पीपल जो कि 60 अबव एज के हैं, फर्दर कंपाउंडेड बाय द फैक्ट कि पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेस। आज जब हम कोविड की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी हाई रिस्क में हमारे देश के लोग हैं वह हमें सपोर्ट दें, वह रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें और साथ में अपने सिम्टम्स के बेसिस पर वह जो भी मेडिकल एडवाइस और मेडिकल फॉलोअप वह करें। जरूरी है कि वे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें उन लोगों से भी अपने घर में जो कि घर से बाहर जाते रहते हैं। वह ये इंश्योर करें कि अगर उन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, वह उससे संबंधित दवाई और उससे संबंधित चेकअप में कोई भी कोताही ना करें। साथ ही जरूरी है कि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग पर भी काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए चाहे वो हर्बल टी हो चाहे काढ़ा हो, उसको लेकर भी हम अपनी इम्यूनिटी की तरफ भी काम करें। यह बहुत जरूरी एक कार्य हमारे लिए सामने है। इसके साथ ही हम ये अवॉइड करें कि हम बाहर जाएं, जरूरत पड़े तो हम टेलीमेडिसिन के द्वारा भी अपनी मेडिकल एडवाइस लेते रहें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। जैसे एक स्थान पर हमारे केसेस का नंबर बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग टू चेक कि हम कहीं कोविड-19 पेशेंट के आसपास तो नहीं है। साथ ही इट ऑल्सो हेल्प्स अस थ्रू आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कि हम अपने आप को सेल्फ असेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही मुख्य है कि हम अपनी हेल्थ को सेल्फ मॉनिटर करते रहें और हमें अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन लगे जिसमें कि हमारे को
कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो तो हम उसके लिए मेडिकल सपोर्ट के लिए तैयारी करें। जरूरी है कि जब आज अपने आप को बचाने के लिए हम अपने एल्डरली पॉपुलेशन, कोमॉर्बिड पॉपुलेशन को उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अधिकतम घर पर रहें, तो जरूरी है कि घर पर रहकर वो कैसे प्रोडक्टिव रहें, उस समय को कैसे यूटिलाइज करें। तो फिट रहने के लिए उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वह योगा का इस्तेमाल करें, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए किताबें पढ़ें। जरूरी है कि ये टाइम इस्तेमाल किया जाए कि हम कैसे अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड करें, कैसे हम इंडोर हॉबीज डेवलप करें, और कैसे हम अगर घर पर भी रहें तो हम अपने नियर डियर्स को सोशल मीडिया और थ्रू टेक्नोलॉजी हम उनसे कैसे आसपास रहें। आज जरूरी है कि जब एक स्थाई पर जो हमारी हाई रिस्क पॉपुलेशन है, तो दूसरे स्थाई पर जो घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं वह भी किसी न किसी तरह से रिस्क का पात्र हैं। उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वह जरूरी हर तरह से हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, उस पर ध्यान रखें, अपने हाथों को साबुन से समय समय पर साफ करते रहें, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जरूरत हो तो कोई भी ऐसा कोई अगर जरूरत हो तो उनको एक तो अवॉइड करें कि कैसे अपने फेस को रेगुलरली वो टच करने का जो एक हमारा एक रूटीन हैबिट होती है उसको कैसे चेंज करें। साथ ही हम जिन लोगों को भी सिम्टम्स हैं उनसे थोड़ा कांटेक्ट को अवॉइड करें, और अपने घर के जो एल्डरली हैं उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करें। आज जरूरी है कि हम फिजिकल गैदरिंग्स को अवॉइड करें, जबकि हम लॉकडाउन से अनलॉक 1 की स्थिति में हैं, तो हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हम या हमारी फैमिली के मेंबर्स को किसी भी तरह का एक रिस्क हो। साथ ही हमारे जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, अगर उन्हें कोई भी सिम्टम डेवलप होता है, चाहे वह फीवर हो, चाहे वह कफ हो या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, तो एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि जरूरी है कि हम अवेयर रहें, और अवेयरनेस का एक पार्ट है कि बिना पैनिक हुए किसी भी तरीके से समझें कि आज भी हम अपने केसेस देखें तो बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट फोकस हमारे यहाँ पर जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो लोग भी काफी अच्छी तादाद में हमारे यहाँ रिकवर हो रहे हैं। तो पैनिक करने की जरूरत ना करते हुए वो तुरंत मेडिकल सपोर्ट के लिए उसके लिए प्रयत्न करें। जिसके लिए जरूरत हो तो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की हेल्पलाइन को गाइडेंस के लिए बात करें, डॉक्टर को दिखाएं, और जैसे कि डॉक्टर्स का एडवाइस हो, चाहे वह होम आइसोलेशन हो इन केस की अगर कोई माइल्ड सिम्टम हो, या वो होम क्वारंटाइन हो इन केस की सैंपलिंग क्राइटेरिया के हिसाब से सैंपल करने के बाद अगर नेगेटिव पाया जाए, या अगर जरूरत हो पॉजिटिव हो तो वह अवसर के अनुसार अपने आप को कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कराकर भी अपना इलाज के ऊपर ध्यान दें। आज जरूरी है कि देश के 135 करोड़ लोग मिलकर इस लड़ाई को, जैसे अब तक हम पिछले 4 महीने से लड़ते आ रहे हैं, उसी स्ट्रेंथ, उसी मोमेंटम और उसी विगर से कंटिन्यूड इस लड़ाई में हम लगे रहें। जरूरत है कि हम इंडिया विल विन इस अप्रोच से काम करें और एक प्लेज लें, और सोशल मीडिया में भी हाईलाइट करें कि यस, व्हाइल वी आर टेकिंग दिस बैटल टुगेदर, व्हाइल वी आर वर्किंग टुगेदर, हम में से कोई भी अकेला नहीं है। हम लोग आज फिजिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन हम फिजिकल डिस्टेंस होते हुए भी मिलकर काम करेंगे और इस बीमारी से अपने आप को बचाएंगे। इसके साथ ही मैं फिर से एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि अब तक भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि कोरोना की लड़ाई में, ये जो देश की लड़ाई है ये हर नागरिक की लड़ाई है, हर नागरिक के द्वारा, हर नागरिक के किए हुए सपोर्ट से ही हमें इसमें जीतना है। और उसी के कारण अगर हम देखें तो उसी नागरिक के प्रयासों के कारण ही आज हम कोरोना से होने वाले अपने नुकसान से काफी हद तक अपने आप को बचाने में काफी कुछ कामयाब भी रहे हैं। आज जरूरी है कि कोरोना को हर तरह से हमें पराजित करना है, हर तरह से हराना है। इसके लिए 3 रिक्वेस्ट मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा कि जरूरी है कि हम जागरूक रहें, हर नागरिक जागरूक रहे। जरूरी है कि हम अपने प्रिवेंटिव एफर्ट्स पर काम करें, हमारे निवारक प्रयास चलते रहें, निरंतर हम उस पर कार्य करते रहें। और हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, टाइमली ट्रीटमेंट, अगर हमें कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन लगती है कि हमें मेडिकल एडवाइस की जरूरत है तो समय पर एडवाइस लें और अपना इलाज कराएं। इसके साथ ही अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अब तक हमारे पूरे एफर्ट्स अगर आप देखें तो वह कंटिन्यूड जो पूरे एफर्ट्स रहे हैं हमारे शुरू से ही सर्वाइवल के लिए रहे हैं। पहले वह हमारी लड़ाई थी कि वायरस से हम कैसे सर्वाइव करें, अब हम उस सर्वाइवल को और फर्दर एक्सटेंड करते हुए अनलॉक की स्थिति में कि हम कैसे वायरस के साथ रहते हुए अपने आप को सर्वाइव करें, कैसे अपने लाइवलीहुड और उन ऑप्शंस पर भी काम करें। तो इसके लिए
जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड है, जिसको हमने हर तरह से पॉजिटिव इस्तेमाल किया है, चाहे वह हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ाना हो, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का ओरिएंटेशन करना हो, और साथ ही हमारे इस ओरिएंटेशन के द्वारा कम्युनिटी को ओरिएंट करना हो, कम्युनिटी के सपोर्ट से हमें कैसे आगे बढ़ना हो और किस तरह से हमने सर्विलेंस पर काम किया है, उसी एफर्ट्स को हम करते रहें। और उसी एफर्ट्स को करते हुए अंत में मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हम जो प्रिकॉशंस लेनी हो उसको कंटिन्यूड उसी विगर और उसी मोमेंटम के साथ लेते रहें। मैं इस अपील को एक वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। Okay, now we can take some questions. 34. लव अग्रवाल सर, मैं कुमार कुंदन। कल जो है डीडीएमए ने एक लेटर लिखा दिल्ली के सब लोगों को कि हॉस्पिटल के अलावा जो हमारे स्टेडियम्स हैं, बैंक्वेट्स हॉल्स हैं, इसमें भी बेड की व्यवस्था की जो है संभावनाएं तलाशिए। तो क्या हम इसको मान के चलें कि आंकड़ा इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब अस्पतालों से निकलकर जो दूसरे व्यवस्था है उसकी तरफ भी हम लोग आगे देख रहे हैं और इसको पीक से जोड़ा जाए? और एक और इससे ही जुड़ता सवाल कि दिल्ली सरकार ने बॉर्डर वगैरह सील कर दिए हैं, तो आपको लगता है कि इससे जो है दूसरे जगह के जो लोग हैं जो दिल्ली इलाज वगैरह के लिए आते थे उनको थोड़ी परेशानी होगी, असुविधा होगी? सर, जैसे आपने बताया कि हम हर स्टेट से कंटिन्यूड बेसिस पर एक ही डिस्कशन करते आ रहे हैं कि आप अपने यहाँ केसेस की ट्रैजेक्टरी को एनालाइज करें, केसेस के सर्विलेंस पर फोकस करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते रहें और उसके साथ ही जो भी पॉजिटिव केसेस आए उनको आइडेंटिफाई करें, उनका ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज करें। उसी के पार्ट में अगर आप देखें कि जैसे जैसे किसी भी वायरस का स्प्रेड कम्युनिटी में पहुंचता है तो उसके हिसाब से जब केसेस बढ़ते हैं तो उसी के तहत ही हर स्टेट को अपना हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करना है। तो इट इज लेफ्ट टू द स्टेट कि वो अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, केसेस की ट्रेजेक्टरी को समझते हुए, अगर वो जरूरत समझते हैं कि उन्हें कोई टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है तो उनको डेफिनेटली बनाना चाहिए। 11. सर, इसके लिए अगर आप देखें जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो हमने गाइडलाइंस इशू की है मिनिस्ट्री ऑफ होम ने, उसमें हर स्टेट को फ्रीडम दिया है कि वाइल देयर आर नॉर्मेटिव गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर स्टेट अपने लेवल पर एनालाइज करके अगर उन्हें कोई एडिक्वेट एडिशनल एक्शंस लेने हैं तो वह ले सकते हैं। सर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि रेमडेसिविर को ड्रग कंट्रोलर जनरल का अप्रूवल दे दिया गया है सीवियर कोविड पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या इसमें ऑफिशियल पोजीशन क्या है? क्या रेमडेसिविर को अप्रूव किया गया है और उसके लिए पहले क्या ट्रायल किए गए हमारे यहाँ पे? सर, अगर आप देखें कि जो कि ईमेल जिसका रेफरेंस मीडिया में भी आया है उसमें ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि उसको इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दी गई है और इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन के प्रोसेसेस होते हैं, उसके तहत ही बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस वह इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दी जाती है। एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, रेमडेसिविर हैज बीन अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज व्हाइल इंडिया इज पार्ट ऑफ सॉलिडारिटी ट्रायल, व्हाट एविडेंस वर प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नमेंट to grant an authorization for the drug and in what dose will it be given? Banjot Kaur from Down to Earth. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी यूज की परमिशन दी गई है, उसके साथ ही
क्योंकि वह डिटेल्स अभी इन टर्म्स ऑफ व्हाट प्रोटोकॉल, इन टर्म्स ऑफ व्हाट डोजेज इसको दिया जाना चाहिए, वह मेरे पास अवेलेबल नहीं, हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसके लिए जब भी कोई इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दी जाती है तो जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं वह पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोड्यूस करते हैं, उसके बेसिस पर ही परमिशन दी जाती है। 116। लव जी, मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह से लगातार 3-4 दिन से मामले 8,000 से ज्यादा आ रहे हैं पर डे और 2 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं हम लोग, क्या बेड की फैसिलिटी इतनी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जून के लास्ट तक ये 8 लाख को भी क्रॉस कर सकते हैं, तो क्या हमारे पास देश भर में इतना अरेंजमेंट है बेड्स का? कई जगह ये भी तस्वीरें आई हैं कि वहीं बिस्तर पर बॉडी पड़ी हुई है, वहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या बेड की कमी पड़ रही है? सर, अगर आप देखें डे 1 से पूरा एफर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर रहा है कि हम हर स्टेट को एडवाइस करें कि किस टाइप का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें प्लान करना चाहिए ताकि किसी भी टाइप की कमी ना हो। इस पर्टिकुलर डिजीज में मुख्यतः ये पाया गया है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन की कमी होती है और बहुत रिलेटिवली कम नंबर ऑफ पेशेंट को ही वेंटिलेटर या आईसीयू सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो उसी के साथ ही हम लोगों ने स्टेट्स को एडवाइस किया है कि आप ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स पर फोकस करें, ऑक्सीजन सैचुरेशन एनालिसिस पर फोकस करें और टाइमली आइडेंटिफिकेशन करते हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज करें। और हर स्टेट को ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्शन टूल भी दिया है कि अगर आपका ये रेट ऑफ ग्रोथ चल रहा है तो आपको आने वाले टाइम में कितने पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। ये गाइडेंस हर स्टेट को दी गई है और उसके साथ ही हर स्टेट उसके बेसिस पर प्लान भी कर रहा है। ये आपको मानकर चलना पड़ेगा कि जब पर्टिकुलर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो एक वायरस का जो एक प्रोसेस होता है, एंट्री प्रोसेस, वायरस कम्स थ्रू पोर्ट ऑफ एंट्री। पहले वह देश में कहीं बाहर से एंटर करता है, चाहे वो एयरपोर्ट से आए चाहे सी पोर्ट से आए, जब भी कोई नई डिजीज होगी इस टाइप की इन्फेक्शियस डिजीज। उसके बाद इट अगेन गोज एंड अगेन यू, एज वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स, कि वह फिर वहां से जाकर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इफेक्ट करेगा। एक पर्सन दूसरे को इफेक्ट करता है, जिसको हम लोकलाइज ट्रांसमिशन के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। तो ये वायरस का नॉर्मल प्रोसेस है और धीरे धीरे केसेस इन्फेक्शियस डिजीज में एक्सपोनेंशियल लेवल पर बढ़ते हैं। जैसे जैसे केसेस बढ़ते हैं तो देश का फोकस, प्राइमरी फोकस शिफ्ट्स ऑन केस मैनेजमेंट। और इसीलिए अगर आप देखें कि जो हमारा इफेक्टिव फोकस रहा है, जबकि वर्ल्ड में केस फैटेलिटीज वेरी हाई, vis-a-vis दैट इंडिया हैज बीन एबल टू मैनेज इट्स केस फैटेलिटी टू एज लो एज 2.82%। 152। सर, मेरा सवाल आपसे यानी हेल्थ मिनिस्ट्री से है, मधुरेंद्र बोल रहा हूँ मैं न्यूज़ नेशन से, कि लगातार आपने बताया है डे 1 से कि जो मॉर्बिडिटी है वो मेन कॉज है फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन डिफरेंट फेजेस हमने शराब से लेके मॉल तक खोल दिया, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ओपीडी नहीं खोली, जहां पर डीलिंग विथ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज जरूरी है और उसका भी एक बर्डन समूचे देश को झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसको लेकर क्या प्लानिंग है? क्योंकि एम्स की ओपीडी बंद पड़ी हुई है, आरएमएल की ओपीडी बंद पड़ी हुई है, जी बंद की ओपीडी बंद पड़ी हुई है, इमरजेंसी सेवाएं सिर्फ चल रही है। आईसीएमआर से मेरा सवाल है कि पिछले दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि कम्युनिटी ट्रांसफर के लेवल पर हम गए हैं या नहीं, इसको लेकर कई टेस्ट चल रहे हैं और उस बारे में जानकारी दी जाएगी। तो क्या आप बता पाएंगे कि देश के किन किन हिस्सों में हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसफर हो चुका है और पिक कब तक जाएगा? सर, ऑलरेडी रेगुलर हेल्थ फैसिलिटीज हमारी चलती रहना ही चाहिए, इसके लिए डिटेल इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही हम स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस विषय में रेगुलर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारा जो मेजर एफर्ट है, जो हमें समझना चाहिए कि इट इज ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज, तो पर्टिकुलर ट्राइजिंग पेशेंट की कैसे हो, पर्टिकुलरली वह पेशेंट जो कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जाए ताकि इन्फेक्शन कम से कम फैले, उस पर एक तरफ हमारा जोर है। दूसरी तरफ उसके अलावा बाकी सारे हॉस्पिटल्स में बाकी रेगुलर प्रोसेस चलते रहे, उस पर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन हम जारी कर चुके हैं। साथ ही जो हमारी रेगुलर और इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि हमारी किडनी रीनल डिजीजेज रिलेटेड सर्विसेज, कैंसर, टीबी ट्रीटमेंट, उन सबको उसी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस फील्ड में दी जा चुकी हैं। नंबर 9। एक चीज होती है ना कि अब ये इन्फेक्शियस डिजीज है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। सो कम्युनिटी ट्रांसमिशन वर्ड ना यूज करके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्सटेंट है स्प्रेड की, कितना फैला है और देशों के कंपैरिजन में वेयर डू वी स्टैंड।
तो उसके लिए आईसीएमआर एक सीरो सर्वे कर रहा है जिसमें ऑलमोस्ट 34,000 इंडिविजुअल्स टेस्ट हो रहे हैं और वो स्टडी अभी चल रही है. बाय द एंड ऑफ दिस वीक और अर्ली नेक्स्ट वीक वो फाइनल रिजल्ट्स पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे. अभी मैं इतना ही बोल सकती हूँ. पार्डन? We are waiting for peak. अभी हम कोई पीक से हम बहुत दूर हैं. हमारा जो प्रिवेंटिव मेजर्स रहे हैं इस डिजीज को कर्टेल करने के लिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं और कंट्रीज के कंपैरिजन में हम अब भी बहुत बेटर पोजीशनड हैं. आपको अभी डेटा दिख जाएगा एक हफ्ते के अंदर. Yes, ma'am. Dr. Nivedita, Neha from CNN, I want to ask you, is there some amount of underreporting of deaths in the country because of COVID-19? Because many states are not testing bodies. Like if a patient arrives, if the patient has died already before receiving the treatment or before the test being done, many states are not testing the body of the patient to check if the death is because of COVID-19. It's a difficult question, but the thing is, none of us thinks that there is gross underreporting of deaths. If you look at the figures, India has been very good in terms of reduction in the mortality. If you compare with other nations, we have been good in that aspect. As far as आप बात कर रहे हो कि dead bodies की testing नहीं होती है, there is always a term which is known as causality assessment. कि कोई भी patient आता है hospital में और उसकी death होती है, तो every death cannot be attributed to COVID. So there are a lot of factors which are there responsible for death. The patient may be COVID positive or negative, but death के factors और भी हो सकते हैं. So it is not fair to attribute every death to COVID. So what I understand, and I know also, many of the states are doing a causality assessment and attributing the cause of death to COVID or non-COVID related causes. Ma'am, let me reassure you. Once again, there is no underreporting. The reason is it is important for us to identify if there is a death because of COVID. We need to understand because we need to tackle that dead body with a different protocol. So it is equally important for us. The point which Dr. Nivedita ji have mentioned, it is at times that you have to do a causality analysis. And on that note, we're going to slip into a short break. We'll be back with more on that too. Stay tuned.